हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 9वां पाठ एक दीक्षांत भाषण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको एक दीक्षांत भाषण का जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए हुए रहते हैं, सेम उन्हीं प्रश्न उत्तर को आपको याद करवाने वाला हूं। और अगर आपको इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11 हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर के भी अन्य वीडियोस को देख सकते हैं, और आप कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 के इस बुक के किसी भी चैप्टर के किसी भी तरह के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसलिए एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और उसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि आपके पाठ्य पुस्तक में दो तरह के क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक पाठ के साथ और एक पाठ के आसपास। तो पाठ के साथ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस पाठ में एक दीक्षांत भाषण पाठ में आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 9 प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो इन 9 प्रश्न उत्तर को मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूँ। अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन के क्लास को कर रखा होगा तो मैं 101% दावा के साथ कहता हूँ कि जैसे आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चन देखते ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, अगर आपने जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाला क्लास करवाया अगर आपने उसे अटेंड किया होगा तो। और अगर आपने उस क्लास को नहीं भी अटेंड किया है तो सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, अपना ध्यान केंद्रित करके मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये 9 के 9 क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूं। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आपको इन लाइनों को रटना नहीं है, सिर्फ जो मैं आपको समझाता हूं वो सभी प्रश्न के उत्तरों को आपको समझना है। फिर आप इन प्रश्न का उत्तर आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्या देखकर आनंदित हो उठा था। तो सबसे पहले इस पाठ का नाम है एक दीक्षांत भाषण। तो इसका मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूँ। दीक्षांत जो है वो दीक्षा जोड़ अंत के मिलान से बना है। दीक्षा जोड़ अंत का मतलब होता है दीक्षा के उपरांत। दीक्षा जो कहा जाता है वो शिक्षा को कहा जाता है। तो जब आपकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो पढ़ाई समाप्त होने के बाद जैसे आपके क्लास में एक फेयरवेल पार्टी हुआ होगा, उसी तरह से शिक्षा के उपरांत जो भाषण दिया जाता है उसे दीक्षांत भाषण कहा जाता है। तो उन कॉलेज में, उस विश्वविद्यालय में छात्रों का पढ़ाई जो है वो समाप्त हो गया था, अब उनको सिर्फ डिग्री मिलना बाकी था। तो उनके लास्ट में जो नेताजी भाषण देने आते हैं तो उस दीक्षांत समारोह में नेताजी मतलब कि जो मंत्री महोदय थे उनका जो मन है वो क्या देखकर आनंदित हो उठा था, मतलब क्या देखकर खुश हो गया था, बस ये आपसे पूछा जा रहा है। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नेताजी मंत्री महोदय दीक्षांत भाषण देने को पहुंचते हैं। समारोह स्थल पर छात्रों, पुलिस के सिपाहियों, प्राध्यापकों एवं अन्य श्रोताओं का विशाल जन समूह जो है वो उपस्थित था। मंत्री महोदय मतलब कि नेताजी यह देखकर गदगद हो गए, यह देखकर आनंदित हो गए, खुश हो गए कि छात्रों की संख्या से कहीं अधिक पुलिस की जो संख्या है वो सभा स्थल पर मौजूद है। वे इस बात से गर्वित थे कि इस विश्वविद्यालय में यह अत्यंत सुखद बात है कि छात्रों से पुलिस की जो संख्या है वो कहीं अधिक है। नेताजी की मान्यता थी कि ऐसी प्रगति तो विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में भी नहीं होगी कि समारोह स्थल पर विद्यार्थियों की अपेक्षा पुलिस के जवान उक्त कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हों। नेताजी इसका श्रेय शासन के साथ साथ छात्रों को भी दे रहे थे। उनके लिए यह सुखद अनुभव था कि दीक्षांत समारोह में वर्दीधारी पुलिस जो है वो पुलिस कर्मियों की संख्या छात्रों की अपेक्षा कहीं अधिक है। यह दृश्य देखकर नेताजी जो है वो आनंदित हो गए थे। तो इसका अर्थ क्या पाठ में समझाया गया था वो अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। नेताजी जो थे वे एक कटाक्ष व्यंग्य करते हुए इस बात को कहते हैं, और ये बात सत्य भी थी, क्योंकि उस विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वे इतने अधिक बिगड़ गए थे, वे इतना अधिक हूटिंग करते थे। हूटिंग का मतलब होता है कि वे पीछे बैठकर उस सभा में पीछे से अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते थे, शोरगुल करते थे और नेताजी का अपमान करते थे, उनका बेइज्जत करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे पीछे से अलग अलग आवाज़ों को निकाल कर।
मतलब उस विश्वविद्यालय के छात्र इतने अधिक बिगड़ गए थे कि वे कहीं भी दंगा फसाद कर लेते थे, वे कहीं भी लड़ाई कर लेते थे। तो उन सभी को नियंत्रित करने के लिए वहाँ जो पुलिस की संख्या थी वो छात्रों से भी अधिक थी, क्योंकि छात्र जो थे वे विश्वविद्यालय के थे, मतलब कहीं अधिक उम्र में बड़े थे, और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिसों की जो संख्या थी वो कहीं अधिक रखनी पड़ती थी। इसीलिए वे इस बात को देखकर आनंदित हो उठते हैं कि इस विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र हैं, इतने बिगड़े हुए छात्र हैं कि जिस जगह मैं भाषण देने आया हूँ इस जगह पर जो पुलिस की संख्या है वो छात्रों की संख्या से भी अधिक है। मतलब जितने स्टूडेंट थे, स्टूडेंट की संख्या से कहीं अधिक वहाँ पुलिस थे, सिर्फ और सिर्फ उनको नियंत्रित करने के लिए। तो इसमें सिर्फ आपको याद इतना ही रखना है। इन सेम लाइनों को मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ इनको आपको अच्छे से समझना है। जब आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन यही था कि दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्या देखकर आनंदित हो उठा था। तो जब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मंत्री महोदय भाषण देने को पहुंचते हैं तो उस समारोह स्थल पर छात्र, पुलिस और प्राध्यापक एवं अन्य श्रोताओं का जो विशाल जन समूह था वो उपस्थित था। मंत्री महोदय ये देखकर गदगद हो गए थे कि यहाँ के छात्रों की संख्या से कहीं अधिक पुलिस की संख्या उस सभा स्थल पर मौजूद है, और वे इस बात से गर्वित थे। उन्हें लगता था कि इस विश्वविद्यालय में ये अत्यंत सुखद बात है कि छात्रों से पुलिस की जो संख्या वो अधिक है। नेताजी की ऐसी मान्यता थी कि ऐसी प्रगति, मतलब इतने बिगड़े हुए छात्र तो विश्वविद्यालय में कहीं भी नहीं होंगे। समारोह स्थल पर विद्यार्थियों की अपेक्षा पुलिस के जवान उक्त कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हों कि अगर कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जहां छात्रों की संख्या से पुलिस की संख्या हो, सिर्फ और सिर्फ उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको संभालने के लिए, ऐसा तो इस विश्वविद्यालय के अलावा कहीं भी नहीं होगा। और वे इसका पूरा का पूरा श्रेय छात्रों को ही दे रहे थे और उसके साथ साथ शासन को भी दे रहे थे, क्योंकि छात्र इतने बिगड़े हुए थे कि उनको संभालने के लिए शासन की आवश्यकता पड़ती थी, और शासन भी पूर्ण रूप से पुलिस की संख्या को वहाँ बढ़ाए हुए थे। उनके लिए यह सुखद अनुभव था कि दीक्षांत समारोह में वर्दीधारी पुलिसकर्मी जो है उसकी संख्या छात्रों की संख्या से कहीं अधिक है। सिर्फ और सिर्फ इसी दृश्य को देखकर वे आनंदित हो गए थे। तो आपको सिर्फ याद इसमें इतना ही रखना है कि वे इसीलिए खुश हो गए थे क्योंकि वहाँ पर उसने जिस जगह पर वे भाषण देने गए थे वहाँ छात्रों की संख्या से बहुत अधिक संख्या में पुलिस वहाँ आए हुए थे, और उसी चीज़ को देखकर वे गदगद हो गए थे। विश्वविद्यालय में हुटिंग होने पर नेताजी खुश क्यों हैं? मतलब वो जो विश्वविद्यालय में जब हुटिंग हो रहा था, तो मैंने अभी आपको बताया हुटिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, हुटिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हुटिंग जो होता है, हुटिंग को कहा जाता है पीछे बैठकर शोरगुल करना, तरह तरह की आवाज़ें निकालना, और जो सामने स्टेज पर हो, कुछ बोल रहा हो, कुछ भाषण दे रहा हो, उसका मजाक, उसका अपमान करना, उसे ही हुटिंग कहा जाता है। तो विश्वविद्यालय में जब हुटिंग हो रहा था तो उस हुटिंग होने पर भी नेताजी खुश क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित की गई है, जैसा कि आपको पता है वे दीक्षांत भाषण देने ही वहाँ पे जाते हैं। नेताजी का धारा प्रवाह भाषण जारी है, बीच बीच में लड़के शोरगुल तथा आवाज़ कसी करके उनकी हुटिंग कर रहे हैं, पर नेताजी को इस बात का कोई गम नहीं। उल्टे वे खुश हैं कि अनपढ़ जनता के बजाय वे शिक्षित नवयुवकों से हूट हो रहे हैं। मतलब वे सिर्फ और सिर्फ इस बात से खुश हो जाते हैं कि जहाँ भी वे भाषण देने जाते थे वहाँ उनका जो मजाक बनाया जाता था, जो हुटिंग किया जाता था, वो अनपढ़ों के द्वारा किया जाता था। लेकिन यहाँ पर वे इसलिए खुश थे क्योंकि अनपढ़ जनता के बजाय वे शिक्षित नवयुवकों से हूट हो रहे थे। उनको ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये लड़के, ये बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी इनको किसी तरह की कोई समझ नहीं है, ये पीछे हुटिंग कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखकर वे खुश थे क्योंकि वे नेता थे। उनको पता था कि ये जो नवयुवक है ये अगर हुटिंग करेंगे तो ये सामाजिक मुद्दों पर तो किसी तरह का कोई बात नहीं करेंगे, क्या देश में चल रहा है, क्या देश में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर इनकी कोई चिंता नहीं होगी, और इसी तरह से ये अपने जीवन में व्यस्त होंगे और मैं अगली भी बार इसी तरह से मंत्री बन जाऊँगा। इसी चीज़ को सोचकर विश्वविद्यालय में हुटिंग होने पर नेताजी जो हैं वो खुश हो जाते हैं। वे इसीलिए खुश होते हैं क्योंकि वे लगातार भाषण देते हैं और बीच बीच में लड़के जो होते हैं वे शोरगुल तथा आवाज़ कसी करके उनकी हुटिंग करके नेताजी का मजाक उड़ाते थे। पर लेकिन नेताजी को कोई गम नहीं था, उल्टे वे खुश हैं कि अनपढ़ जनता के बजाय वे अब शिक्षित नवयुवकों से हूट हो रहे हैं। ज्ञानी जो होता है वो कायर होता है। अविद्या साहस की जननी है। आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, मगर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। इस कथन का व्यंग्य अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कथन जो है वो नेताजी ने उस दीक्षांत भाषण के समारोह में कहा था कि ज्ञानी कायर होता है, अविद्या जो है साहस की जननी है। और वे कहते हैं कि जो आत्मविश्वास, मतलब कि जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कई तरह का होता है। वो धन का होता है, बल का होता है और ज्ञान का होता है। लेकिन वे कहते हैं कि जो मूर्खता का आत्मविश्वास होता है वो सर्वोपरि होता है। मतलब मूर्खता का आत्मविश्वास वो सबसे ऊपर होता है। वे इस कथन से किस व्यंग्य अर्थ को स्पष्ट करना चाहते थे, मतलब वे इस मजाक के जरिए किस बात के बारे में हम लोगों को बताना चाहते थे।
तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के आंसर में आपको ये लिखना है कि ये पंक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है। तो आपको लिखना है उपयुक्त कथन या फिर उपयुक्त पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत बाग 1 के हरिशंकर परसाई लिखित हास्य निबंध एक दीक्षांत भाषण का है। हिंदी के सर्वाधिक सशक्त एवं समर्थ व्यंग्यकार जो है वो हरिशंकर परसाई का है। मतलब व्यंग्यकार का मतलब होता है मजाक के जरिए सामाजिक बातों को बताया जाना ही व्यंग्य कहलाता है। तो वे व्यंग्य के जरिए समाज में होने वाले इन घटनाओं के बारे में बता रहे थे अपने भाषण में। इसके माध्यम से उन्होंने मूर्खों की हठ धर्मिता पर व्यंग्य किया है। उक्त कथन में ज्ञानी को कायर कहने से ये अभिप्राय है कि ज्ञानी जन जो होता है वो बहुधा किसी बात को लेकर आवश्यकता से अधिक सोच विचार करने लगते हैं, फलतः निर्णय लिए जाने में देर होती है और उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। अतएव वे कोई विरोचित कदम नहीं उठा पाते हैं। अविद्या अर्थात अज्ञान से साहस पैदा होता है। व्यवहारिक जगत में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ज्ञान के कारण व्यक्ति काम करने से डर जाता है, जबकि अज्ञानी जो है वो उस क्षेत्र में साहस पूर्वक आगे बढ़ जाता है। पुनः व्यंग्यकार ने आत्मविश्वास को कई प्रकार से बताते हुए मूर्खों का जो आत्मविश्वास है उस पर करारा प्रहार किया है। मूर्ख या नासमझ लोग किसी की बात नहीं मानते हैं, उनका जो हठ है वो दृढ़ नहीं होता है, पर बुद्ध जन समझाने पर समझ जाते हैं। पर मूर्ख लोग तो हैं वो अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। अतः उनके आत्मविश्वास को व्यंग्य में सर्वोपरि कहा गया। मतलब इस पंक्ति के जरिए लेखक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यही समझाना चाहते थे कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो किसी भी कार्य को करने से पहले फ्यूचर में उस कार्य को करने पर क्या होने वाला है, भविष्य में क्या वह कार्य उसके लिए अच्छा फल देगा, वह इस बात को सोच विचार कर ही किसी कार्य को करता है। और इसी बात को सोच विचार करने से जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, उसको निर्णय लेने में देर हो जाती है और उसका उस समय तक जोश जो है वो ठंडा पड़ जाता है और वह वीर जैसा उचित कदम नहीं उठा पाता है, जो कि बिल्कुल ही सही है। ऐसा ही व्यक्तियों को करना चाहिए। लेकिन वे कहते हैं अविद्या जो है वो अज्ञान से साहस पैदा होता है। और वे कहते हैं कि व्यवहारिक जगत में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ज्ञान के कारण कोई व्यक्ति काम करने से डर जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान होगा कि इस काम को करने से मुझे आगे जाके भविष्य में किसी तरह की कोई हानि हो सकती है, मुझे किसी तरह की किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो वह उस काम को करने से डर जाता है और उस काम को नहीं करता है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह आगे की नहीं सोचता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास के जरिए सिर्फ और सिर्फ इसी बात को हठ पे अड़ जाता है और सिर्फ अपनी बात पर अड़ा रहता है कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। इसीलिए मूर्खों के आत्मविश्वास को इस व्यंग्य में लेखक ने सर्वोपरि कहा है कि मूर्खों को समझाना बिल्कुल ही व्यर्थ है। मूर्ख जो है वो जिस बात पे अड़ जाते हैं वे उस कार्य को करके ही मानते हैं और उसका जो परिणाम है वो अच्छा हो या बुरा, वो इस चीज़ को सोचे बिना उस कार्य को करते हैं। इसीलिए उन्होंने मूर्खों को आत्मविश्वास का इस व्यंग्य में सर्वोपरि कहा। मतलब मूर्खों के कॉन्फिडेंस को उन्होंने इसमें सबसे ऊपर कहा है। नेताजी के अनुसार वे वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि छात्र भविष्य का निर्माण कर सके। इस कथन का व्यंग्य स्पष्ट करें। मतलब ये पूरा का पूरा भाषण ही जो था वो व्यंग्यपूर्ण था, मतलब मजाक से भरा हुआ था। तो इस मजाक के जरिए लेखक ने हम लोगों को बहुत कुछ समझाया। उसी तरह से इस पंक्ति के जरिए वे कहते हैं कि नेताजी के अनुसार वे वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि जो छात्र भविष्य है वे उस छात्र भविष्य का निर्माण कर सके। तो इस कथन के जरिए वे क्या हम लोगों को कहना चाहते थे व्यंग्य के माध्यम से। आपको पता है एक दीक्षांत भाषण पाठ के जो लेखक है वे हरिशंकर परसाई है। तो हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यात्मक निबंध एक दीक्षांत भाषण में अत्यंत सरस ढंग से यह बात बताने का प्रयास किया है कि आज के राजनीतिक नेता राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसे क्षति पहुंचाने में व्यस्त हैं। वे इसे खोखला बना रहे हैं। जो नेताजी हैं, जो मंत्री महोदय हैं, वे दीक्षांत भाषण के क्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देश के वर्तमान को इस उद्देश्य से बर्बाद कर रहे हैं ताकि भविष्य में छात्र उनका पूर्ण निर्माण कर सकें। इस प्रकार वे अपने द्वारा किए जाने वाले गलत कार्य को उचित ठहरा रहे हैं। अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिए नेताजी इस ढंग की बयानबाजी कर रहे हैं। नेताजी के उपकथन द्वारा वर्तमान समय में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है वो उजागर होता है। अपने निजी हित के लिए देश अथवा छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने में प्रसन्नता तथा वे गर्व का अनुभव करते हैं। मतलब जिस तरह से वर्तमान में नेता जो हैं वे किसी कार्य को करने में भ्रष्टाचार को फैलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी बात को इस पंक्ति में बताया गया है। वे कहते हैं कि वे वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि जो छात्र है वो भविष्य का निर्माण कर सके। और वे ऐसा इसलिए कहते हैं, सबसे पहले तो आपको किसी भी पंक्ति का आंसर लिखने से पहले मैंने आपको कई बार बता दिया, आपको
उस पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम लिखते हुए उस पंक्ति का संबोधन करना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखना है आपको, हरिशंकर परसाई ने ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है, एक दीक्षांत भाषण। उसमें ही अत्यंत सरल ढंग से यह बताने का प्रयास किया कि जो राजनीतिक नेता होता है वो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करता है और उसे क्षति पहुंचाता है और उसे खोखला बनाता है। और वे इस भाषण में सिर्फ और सिर्फ यही संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे जानबूझकर इस वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं ताकि भविष्य में जो छात्र हैं वो उसका पूर्ण निर्माण कर सके। मतलब वो ऐसा कहता है कि वो इसलिए इस समय इस जो राष्ट्र है इसका, ये जो राष्ट्र है इस राष्ट्र को वर्तमान में बर्बाद कर रहा है ताकि जो हमारे छात्र हैं वो भविष्य में इसका अच्छे से निर्माण कर सकें। और वे अपने द्वारा किए जाने वाली ये जो गलत कार्य है जिस कारण वे इस भ्रष्ट कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को उचित ठहरा रहे हैं और अपने कुकृत्य पर मतलब अपने गलत काम पर पर्दा डालने के लिए नेताजी इस ढंग की बयानबाजी कर रहे हैं कि जो भविष्य है उस भविष्य में छात्र जो हैं वो इसका पुनः निर्माण करेंगे। नेताजी के इस कथन द्वारा वर्तमान समय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वही उजागर होता है और अपने निजी हित के लिए देश तथा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने में आजकल के जो नेता हैं वे प्रसन्नता तथा गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस व्यंग्य के जरिए आज समाज में नेता जो बिना अपने निजी मतलब अपनी निजी फायदा को देखते हुए बिना किसी के समस्या को देखते हुए उस फायदे का लाभ उठाते हैं, बस इस पंक्ति के जरिए समझाया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के क्या लक्षण बताए हैं। मतलब इस पाठ के अंतर्गत कुछ क्रांतिकारी थे और वे क्रांतिकारी क्या थे वो पाठ में आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया था। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ, क्वेश्चन का आंसर समझते समझते ही आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता था और फिर मैं आपको बताऊँगा कि नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के क्या लक्षण बताए हैं। विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह के अपने भाषण क्रम में नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के लक्षण बताते हुए कहा है कि जो सच्चे क्रांतिकारी होते हैं वे बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन कभी नहीं करते बल्कि कंडक्टर, गेटकीपर, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करते हैं। इस प्रकार नेताजी द्वारा बताए गए क्रांतिकारियों के लक्षण से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होने वाले आंदोलनों और उनके पीछे पड़े रहने वाले तथाकथित आंदोलनकारियों का जो असली चेहरा है वो उजागर हो जाता है। इस भाषण में नेताजी सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं, आजकल के जो छात्र हैं, वे किसी बुनियादी परिवर्तन के लिए कभी भी आंदोलन नहीं करते हैं। समाज में जो गलत हो रहा है उस चीज़ को सुधारने के लिए आंदोलन कभी भी नहीं करते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ बस में अगर सफ़र करते हैं तो बस का जो कंडक्टर होता है उससे सिर्फ कुछ रुपयों की छूट के लिए उससे भाषण कर देते हैं, उससे हाथापाई कर लेते हैं, उस तरह की क्रांति करते हैं। वे कहते हैं कि सिनेमा घरों में जब आगे की सीट नहीं मिलती या फिर सिनेमा घरे में टिकट को लेने के लिए वे गेट कीपर से लड़ाई कर लेते हैं, गेट कीपर से कर लेते हैं हाथापाई। और जो चपरासी होता है उन चपरासियों वगैरह से, छोटे कर्मचारियों वगैरह से वे संघर्ष करते रहते हैं। और इसी तरह के कुकृत्य को करते हुए आज के जो छात्र हैं वे बिगड़ते जा रहे हैं। वे कभी भी किसी बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। इस प्रकार नेताजी हम लोगों को सिर्फ इतना ही बताते हैं कि क्रांतिकारियों के जो लक्षण से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होने वाले आंदोलन और उनके पीछे पड़े रहने वाले तथाकथित आंदोलनकारियों जो हैं उनका असली चेहरा जो है वो उजागर हो जाता है। इसीलिए वे कहते हैं कि आजकल के छात्र बिल्कुल बिगड़ गए हैं, उनको क्या करना चाहिए ये तो उनको पता नहीं और वे ऐसे ऐसे कार्यों को करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वे कंडक्टर से लड़ाई कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ बस में सफ़र करते हुए कुछ पैसों की छूट के लिए, वे गेट कीपर से लड़ाई कर लेते हैं सिनेमा हॉल में सिर्फ और सिर्फ टिकट को लेने के लिए, आगे की सीट को धारण करने के लिए, और वे चपरासी वगैरह से क्रांति करते हुए रहते हैं, लड़ाई करते हुए रहते हैं। वे कभी भी किसी बुनियादी परिवर्तन के लिए समाज में हो रहे जो अलग तरह की समस्या, उन समस्याओं के विरुद्ध कभी भी आंदोलन नहीं करते हैं। वे सिर्फ इस क्वेश्चन के जरिए हम लोगों को यही समझाना चाहते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य को इसी तरह दांतों से पकड़ा जाता है, इस कथन से नेताजी का क्या अभिप्राय है। मतलब जो सत्य है उस सत्य को इसी तरह से दांतों से पकड़ा जाता है। इस पंक्ति के जरिए, इस लाइन के जरिए नेताजी ने हम लोगों को, मतलब जो मंत्री महोदय थे उन्होंने हम लोगों को पाठ में इस पंक्ति के जरिए क्या समझाया था वो आपसे पूछा जा रहा है। एक दीक्षांत भाषण शीर्षक निबंध में हरिशंकर परसाई ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के वर्तमान स्वरूप का युक्त विवेचन किया है। मतलब बिल्कुल अच्छे से उसका अर्थ बताया है। लेखक ने आज के नेतागण के कपटपूर्ण व्यवहार को कुशलता से निरूपित किया है। मतलब लेखक ने आजकल के जो नेतागण हैं वे किस तरह से कपटीपूर्ण होकर उनके व्यवहार को किस तरह से, मतलब अपने निजी फायदे के लिए किसी भी तरह की समस्या को उजागर कर देते हैं और किसी भी तरह की समस्या को जनता पे थोप देते हैं। उसी तरह की व्यवहार को कुशलता से लेखक ने इस पाठ में बताया है, निरूपित किया है। नेताजी के शब्दकोश में सत्य शब्द का अर्थ अवसरवादिता है। उनका सत्य है ईमान, धर्म,
इत्यादि सात्विक गुणों का परित्याग करना। प्रत्येक अनैतिक कार्य करने के लिए वे सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके जीवन का जो सत्य था वो मंत्री बनना था। ईमान तथा धर्म का परित्याग कर अनुचित तरीका का उन्होंने सहारा लिया था। सरकार किसी भी दल की रही हो, वे उसमें मंत्री पद पर आसीन हुए हों, पार्टी बदलने में उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया, क्योंकि वे इस सत्य को पकड़े हुए थे कि उन्हें मंत्री बनना है। उन्होंने छात्रों को परामर्श दिया और छात्रों को बताया कि अगर उन छात्रों को सत्य की डिग्री लेना है तो वे इसके लिए प्रश्न आउट कर दें तथा नकल करके डिग्री प्राप्त कर लें। यदि उनको इस सत्य की रक्षा के लिए अध्यापकों से मारपीट करनी पड़े तो वह भी करें। इस प्रकार लेखक ने नेताजी द्वारा इस कथित सत्य का यथार्थ उद्घाटित किया है। ये जो सत्य शब्द है, ये जो सत्य शब्द के जरिए लेखक ने हम लोगों को इस पाठ में ये पंक्ति बताई है, वे इस सत्य शब्द के जरिए समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का बिल्कुल अच्छे से विवेचन करना चाहते हैं। मतलब उस भ्रष्टाचार के बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि किस तरह से आज के जो नेतागण हैं वे कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, हम लोगों से धोखा करते हैं। नेताजी का जो शब्दकोश है उसमें सत्य शब्द का जो अर्थ है वो अवसरवादिता है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी है। और वे कहते हैं उनका सत्य जो है वो ईमान, धर्म और सात्विक गुणों का परित्याग करना है। मतलब आपका जो ईमान है, आपका जो ऑनेस्टी पूर्ण व्यवहार है उसको आपको त्याग करना है, आपको बेईमान बन जाना है। प्रत्येक अनैतिक कार्य करने के लिए उन्होंने सत्य शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं, इस व्यंग्य के जरिए वे एक बात को बताते हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। वे कहते हैं कि उनके जीवन का जो सत्य था, मतलब उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो मंत्री बनना था और ईमान तथा धर्म का परित्याग कर अनुचित तरीका का उन्होंने सहारा लिया था। सरकार किसी भी दल की रही हो, आपको पता है अलग अलग पार्टी की सरकार बनती है, जैसे कि कभी बीजेपी की बनती है तो कभी कांग्रेस की बनती है तो कभी जेडीयू की बनती है। जैसा कि आप राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे अगर आपने क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान को पढ़ा होगा तो, या फिर आप न्यूज़ वगैरह को देखते होंगे। तो सरकार किसी भी दल की रहे वे उसमें मंत्री पद पर आसीन हो जाते थे, मतलब वे अपनी कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ते थे। सरकार किसी भी पार्टी की बने वे हमेशा मंत्री बनते थे, वही उनका लक्ष्य था और इसके लिए वे अलग तरीके का, मतलब अनुचित तरीके का उन्होंने सहारा लिया था। वे पार्टी बदलने में तनिक भी विलंब नहीं करते थे, मतलब जिस पार्टी का सरकार बनता था उसी पार्टी में वे शामिल हो जाते थे, अपनी पार्टी को बदल लेते थे, वे बेईमान हो जाते थे और उस मंत्री पद पर आसीन हो जाते थे, क्योंकि वे इस सत्य को पकड़े हुए थे कि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनना है। उन्होंने अपने इस कार्य के जरिए छात्रों को भी परामर्श दिया था कि अगर उनको सत्य की डिग्री लेना है, मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेना है, तो वे इसके लिए प्रश्न आउट कर दें, इसके लिए वे प्रश्नों को बाहर कर दें, प्रश्नों को फैला दें, आउट कर दें, प्रश्नों की चोरी कर लें और नकल करके डिग्री प्राप्त कर लें, मतलब एग्जाम में चोरी करके डिग्री प्राप्त करें। यदि उनको इस सत्य की रक्षा करने के लिए अध्यापकों से मारपीट करनी पड़े तो वह भी करें। मतलब ये कहते हैं कि अगर अध्यापकों को ये पता चल जाता है कि आपने चोरी किया है या फिर आपने पेपर आउट किया है, तो उस सत्य को छुपाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अगर आपको उन अध्यापकों से मारपीट करनी पड़े तो आप वह भी करें। इस प्रकार लेखक ने सिर्फ और सिर्फ नेताजी के द्वारा आज के इस कथित सत्य का यथार्थ उद्घाटित किया है। मतलब उन्होंने सिर्फ यही बताया कि आजकल के जो नेतागण हैं वे सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपना ईमान, सम्मान सब कुछ बेच देते हैं और वे सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए अपना जो पूरा पार्टी है उसे बदल लेते हैं, वे अपने ईमान को बदल लेते हैं। इसी के जरिए वे छात्रों को परामर्श देते हैं कि अगर आपको भी सत्य की डिग्री लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य डिग्री लेना है, तो आप वैसे ही पहले से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर देखा था कि जो पुलिस की संख्या थी वो छात्रों की संख्या से अधिक थी। और वे कहते हैं कि आगे का ऐसा समय आएगा कि बाथरूम में भी प्रत्येक छात्र के साथ एक पुलिस खड़ा होगा। तो ये जो मैं आपको अलग तरह की बातें बता रहा हूँ ये पाठ से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए एक बार मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस क्लास के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस क्लास को पूरा करने के बाद एक बार इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे और 101% सभी क्वेश्चन आंसर आप बिल्कुल आसानी से लिख दीजिएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि छात्रों को पेपर आउट कर देना चाहिए, एग्जाम में चोरी करके पास होना चाहिए और अगर टीचर को यह बात पता चल जाए तो उनको टीचर से भी मारपीट करनी पड़े तो वह भी करें, मतलब टीचर से मारपीट भी करें। और लेखक ने इस पंक्ति के जरिए इस कथित सत्य का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इस सत्य का यथार्थ उद्घाटित किया है। मैं जानता हूं कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। इस पंक्ति की सह प्रसंग व्याख्या करें। सह प्रसंग व्याख्या से रिलेटेड आपके एग्जाम में 5 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन 101% हर साल पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है।
तो व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आपको हमेशा समझ के रखना है कि अगर कोई भी पंक्ति दे दिया जाए तो उसका व्याख्या आप कैसे करेंगे। तो किसी भी पंक्ति का व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पंक्ति है वो गद्य खंड से है या फिर काव्य खंड से है, और गद्य खंड से है तो वो किस पाठ से है, उस पाठ के लेखक कौन थे, और वे लेखक उस पाठ में उस पंक्ति के जरिए हम लोगों को क्या कहना चाहते थे। बस आपको ये 4-5 बातें पता होगी तो आप एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। इसको लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले आपको पंक्ति को पढ़ लेना। जैसे पंक्ति लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। इस पंक्ति की सह व्याख्या आपको करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, प्रस्तुत व्यंग्यात्मक पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पाठ का नाम एक दीक्षांत भाषक शीर्षक लेख से लिया गया है। फिर आपको लिखना है कि इस पाठ के लेखक कौन थे। इसके लेखक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। फिर आपको बताना है कि इस पंक्ति मतलब अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो इससे ही आपको 2 नंबर मिल जाता है, और 3 नंबर आपको मिलेगा आपको इस पंक्ति का अर्थ बताने से। फिर आपको बताना है, इस पाठ में लेखक ने मंत्री महोदय के भाषण के माध्यम से आज की राजनीति और शैक्षणिक हकीकत को उजागर करने की भरपूर कोशिश की है। प्रस्तुत कथन भाषा के अंत मतलब प्रस्तुत कथन जो है वो भाषण के अंत में नेताजी कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में नेताजी दीक्षांत समारोह में भाषण कर रहे हैं। इसी क्रम में अंत में वे यह बताते हैं कि आज के समारोह में मुझे विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलने वाली है। हालांकि मैं इसके काबिल जो कदापि नहीं था, वास्तव में यह मेरे मंत्री बनने का लाभ है। यदि मैं मंत्री न बनता तो मुझे डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी कोई न बनाता। इस प्रकार का कथन जहां नेता वर्ग की योग्य क्षमता पर उंगली उठाता है, वहीं वर्तमान शैक्षिक जगत की सिद्धांत विहीनता और पथभ्रष्टा पर भी बड़ा कड़ा प्रहार करता है। इस प्रकार लेखक कहना चाहते हैं कि आज सर्वत्र शक्ति की ही पूजा होती है। निर्बल व्यक्ति को हमेशा उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है। आज के जीवन पर सरकार तथा सत्ता से जुड़े लोगों की अनावश्यक एवं अतिरिक्त रोब दाब की झलक भी मिलती है। मतलब वे इस पंक्ति के जरिए हम लोगों को ये समझाना चाहते थे कि लेखक जब उस भाषण का अंत करने वाले थे तो वे बताते हैं कि आज मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। तो किसी भी पंक्ति का लिखने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ें जरूर लिख देनी है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पाठ का नाम एक दीक्षांत भाषक पाठ से लिया गया है। पाठ के लेखक का नाम, इसके लेखक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं, और वे इस पंक्ति के जरिए हम लोगों को ये कहना चाहते थे कि जब वे दीक्षांत समारोह में भाषण दे रहे थे तो वे भाषण के अंत में ये कहते हैं कि आज मुझे विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली है। और वे कहते हैं कि मैं इसके काबिल कभी भी नहीं था। वे कहते हैं कि वास्तव में अगर मैं मंत्री न होता, इस समय अगर मैं नेता न होता, तो मुझे डॉक्टर क्या, मुझे तो कोई कंपाउंडर भी न बनाता। वे इस बात को बताते हुए कहते हैं कि मैं डॉक्टर की उपाधि लेने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं मंत्री बना हुआ हूँ, इसलिए मेरे शक्ति के कारण मुझे ये डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है। और अगर मैं मंत्री न होता तो मुझे डॉक्टरेट की डिग्री क्या, मुझे तो कोई कंपाउंडर की भी डिग्री नहीं देता, मुझे कोई कंपाउंडर भी नहीं बनाता। और वे इस चीज़ के जरिए, इस पंक्ति के जरिए समाज में आज का जो नेता वर्ग है उस नेता वर्ग की योग्य क्षमता पर उंगली उठाता है कि आज के जो नेता होते हैं वे किसी चीज़ के लिए योग्य न भी होते हैं, फिर भी उनको वो चीज़ दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कुर्सी के बदौलत उनको वो चीज़ मिल जाती है। वे इस चीज़ के जरिए वर्तमान शैक्षिक जगत की सिद्धांत विहीनता और पथभ्रष्टा पर भी कड़ा प्रहार करते हैं कि जो शैक्षिक जगत है उस शैक्षिक जगत को ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस चीज़ की डिग्री हम लोगों को किसको देना है, किसको नहीं देना है। इस प्रकार लेखक कहना चाहते हैं कि आज सर्वत्र मतलब सब जगह सिर्फ और सिर्फ शक्ति की ही पूजा होती है। निर्बल व्यक्ति जो है उसको हमेशा दंश झेलना पड़ता है, और आज के जीवन पर सरकार तथा सत्ता से जुड़े लोगों की अनावश्यक एवं अतिरिक्त रोब दोब की झलक जो है वो हम लोगों को आज वर्तमान में देखने को मिलता है कि अगर कोई सत्ता में कोई व्यक्ति राजनीति में चला जाता है, अगर उसको उस चीज़ का नॉलेज भी ना हो फिर भी उसको वो चीज़ मिल जाता है। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि वो उस समय उस पार्टी में शामिल है, उस राजनीति में शामिल है, और उसका जो शक्ति है वो शक्ति सबसे अधिक। और आपको पता है कि आजकल शक्ति की ही पूजा होती है। तो इस पंक्ति के जरिए नेता को अलग अलग तरह के जो सम्मान दिए जाते हैं जिनके भी योग्य भी नहीं होते हैं, इसी कटाक्षपूर्ण व्यंग्य के जरिए वे इस बात को बताना चाहते हैं। पाठ का अंत ओम शांति 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 से हुआ है। आपके विचार से लेखक ने ऐसा प्रयोग क्यों किया है? इसका कोई व्यंग्य अर्थ भी है, लिखिए। मतलब पाठ को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा पाठ का जैसे ही समाप्ति हुआ था तो लास्ट में 3 बार लिखा हुआ था ओम शांति शांति शांति। तो आपके विचार से लेखक ने इस चीज़ का प्रयोग पाठ में क्यों किया था, और क्या वे इसका कोई व्यंग्य अर्थ भी मतलब क्या वे इसका कोई अर्थ भी निकालना चाहते थे, क्या निकालना चाहते थे वो लिखिए।
हरिप्रशंकर परसाई द्वारा लिखित एक दीक्षांत भाषक जो शीर्षक व्यंग्य निबंध है, उसका अंत ओम शांति शांति के साथ हुआ है। लेखक ने ऐसा प्रयोग जानबूझकर वर्तमान जीवन में व्याप्त विसंगतियों की हद को पूरी तरह उभरने के प्रयोजन से किया है। हमारे वर्तमान राजनीतिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक जीवन में अनैतिकता एवं स्वार्थपरता प्रवान है। ये स्थितियां अत्यंत चिंताजनक एवं भयावह हैं। इनसे तमाम आदर्श एवं मूल्य निशेष होने को हैं। अतः इन स्थितियों के उत्तरदायी विधायक स्वार्थपरता, अनैतिकता, सिद्धांतहीनता, कर्तव्य विमुखता, सत्ता लोलुपता, चाटुकारिता आदि विसंगतियों के समन एवं समाप्ति के लिए उक्त प्रयोग किया है। इस प्रयोग से वर्तमान जीवन की विसंगतियां जो है वो पूर्ण रूपेण स्पष्ट हुई है। मतलब लेखक हम लोगों को इस पंक्ति के जरिए सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि उन्होंने इस पाठ के अंत में ओम शांति शांति का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि लेखक इस प्रयोग करके जानबूझकर वर्तमान जीवन में जो व्याप्त विसंगति है, उस विसंगतियों को, उन चीज़ों की समस्याओं को उभारने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनका यही प्रयोजन था कि वे इस पूरी संगति को बिल्कुल अच्छे तरीके से उभार सकें और दर्शकों के मन में, मतलब कि जो पाठकों के मन में इस तरह का विचार उत्पन्न कर सके कि ये जो विसंगति है वो समाज में कहीं अधिक तक फैल गई है। इसलिए उन्होंने इस पाठ के अंत में ओम शांति शांति शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि हमारे वर्तमान राजनीतिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता एवं स्वार्थपरता प्रवान है, मतलब आपको पता है शैक्षणिक जीवन में किस तरह से छात्र बिगड़े हुए थे। जैसा उन्होंने देखा था कि छात्रों की संख्या से कहीं अधिक पुलिस की संख्या थी। और उन्होंने नेताओं के बारे में बताया था कि नेता सिर्फ और सिर्फ मंत्री बने रहने के लिए अपनी पार्टी तक को बदल लेते थे, अपनी ईमान तक को बेच देते थे। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में अनैतिकता एवं स्वार्थपरता के जरिए सिर्फ और सिर्फ यही बताया था कि ये जो स्थितियाँ ये अत्यंत चिंताजनक एवं भयावह हैं। इनसे तमाम आदर्श एवं मूल्य जो है वो निशेष होने को हैं, खत्म होने को हैं। इन स्थितियों का उत्तरदायी जो है वो विधायक, स्वार्थपरता, अनैतिकता, सिद्धांतहीनता, कर्तव्य विमुखता, सत्ता उलालुपता, चाटुकारिता आदि विसंगतियों के समय में समाप्ति के लिए उपयुक्त प्रयोग किया है। मतलब ये जो तरह तरह के कुकृत्य हैं, इन कुकृत्यों को समाप्त करने के लिए उन्होंने इन पंक्तियों का प्रयोग किया है। इस प्रयोग से वर्तमान जीवन की विसंगतियाँ जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हुई है। इसीलिए लेखक ने पाठ के अंत में ओम शांति 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 शब्द का प्रयोग किया है। अब आपके इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इसके बाद ये क्लास आपका समाप्त हो जाएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस का आंसर है वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप इस पार्ट के एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा और इसके PDF को एक बार पढ़िएगा। इसका बिल्कुल मुफ्त PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश की आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग्य करने के लिए लेखक ने क्या कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा तो ये पंक्ति पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बच्चे लेखक पर, मतलब कि जो पाठ के नेता थे उस नेता पे कंकड़ फेंकते हैं। लेकिन लेखक जो है वे व्यंग्यपूर्ण के जरिए ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों के पास तो अंडे फेंकने तक के पैसा नहीं है। तो वो क्या कहते हैं वो आप आगे समझिए। देश की आर्थिक अवस्था पर व्यंग्य करने के लिए लेखक ने क्या कहा है। हरिशंकर परसाई लिखित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक व्यंग्यात्मक निबंध में देश की आर्थिक अवस्था पर कटाक्ष किया है। मतलब देश की जो आर्थिक जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर मजाक किया है। निबंधकार ने मंत्री के माध्यम से समाज में व्याप्त घोर अव्यवस्था तथा आर्थिक स्थिति की ओर इशारा किया है। मंत्री महोदय द्वारा छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास करने का दावा किया जाता है, लेकिन जो छात्र हैं वो मंच पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगते हैं। तो मंत्री जी उन्हें कहने लगते हैं कि पश्चिम के देशों में तो ऐसे समय पर मंच पर अंडे फेंके जाते हैं। मतलब जिस तरह से आप मुझ पे कंकड़ फेंक रहे हैं उस तरह से पश्चिम देश में अंडे फेंकते हैं लोग नेता पे। मंत्री जी यह भी मानते हैं कि देश की आर्थिक दुर्दशा के कारण ही यहाँ के छात्रों के पास तो अंडे खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझ पर अंडे नहीं फेंक सकते हैं। उनको जो मुफ्त में मिलेगा वही तो मुझ पर फेंकेंगे। साथ ही वह छात्रों को निराश नहीं होने की भी सलाह देते हैं। साथ ही उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि वह देश का विकास करने में दृढ़ संकल्पित हैं। इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति पर वे चुटकिला व्यंग्य करते हैं और उन्हें सरकार के कार्यकलाप पर रोचक कटाक्ष किया है। मतलब ये कहते हैं कि जब वे भाषण देते हैं तो उस भाषण के अंत में जो छात्र होते हैं वे उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगते हैं। तो मंत्री जी उन्हें कहते हैं कि पश्चिम के देशों में तो ऐसे समय पर, जिस समय पर आप मुझ पर कंकड़ फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे समय पर दक्षिण देश में, मतलब पश्चिम देश में लोग मंच पे खड़े व्यक्ति पर अंडे फेंका करते हैं।
लेकिन मुझे पता है कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो इतनी अधिक कमज़ोर है, इतनी आर्थिक व्यवस्था खराब है, अर्थव्यवस्था, कि आप लोगों के पास तो अंडे खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है, तो आप अंडे कैसे मुझ पे फेंक सकते हैं। इसलिए ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको जो मिलेगा मुझ पे फेंकने के लिए आप वही तो फेंकिएगा। और वे इस पंक्ति को कहने के बाद ये कहते हैं कि वे छात्रों को निराश नहीं होने की भी सलाह देते हैं और साथ ही उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे देश का विकास कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि आगे ऐसा समय एक बार जरूर आएगा कि अगर आप मुझ पे अंडे फेंक नहीं पाइएगा तो आपके जो बेटे, आपके जो लड़के होंगे, वे मुझ पे एक न एक दिन अंडे जरूर फेंकेंगे। ऐसी मैं अर्थव्यवस्था, मतलब मैं देश को इतना विकसित करूंगा। तो वे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति, मतलब देश की आर्थिक स्थिति पर एक चुटकीला व्यंग्य करते हैं और उन्होंने सरकार के कार्यकलाप पर इस तरह से एक रोचक कटाक्ष किया है। तो इसीलिए देश की आर्थिक अवस्था पर व्यंग्य करने के लिए लेखक ने यही कहा है कि कंकड़ पत्थर न फेंककर लोग अंडे फेंकते हैं, लेकिन आपके पास तो अंडे फेंकने तक के पैसे नहीं हैं, क्योंकि आपके पास अंडे खरीदने के पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं इस देश का विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं इस देश का विकास जरूर करूँगा और एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप या आपके लड़के मुझ पे अंडे फेंकेंगे। तो इसी तरह से व्यंग्य के जरिए देश की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है। तो मैंने 9 प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है और मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज मेरी जो आवाज़ है वो अब अच्छी तरह से आपके पास नहीं जा रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खांसी हो गया, जिस कारण मेरा जो आवाज़ है वो सही से नहीं निकल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न उत्तर अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप 101% आप अपने लैंग्वेज के अनुसार कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आइएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर को और अच्छे से एक बार समझना है तो आप इसके पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। और आप इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच, अपने क्लासमेट्स के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 11 का जो मैंने फुल सिलेबस हिंदी दिगंत का प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी भी चैप्टर के किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसलिए इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्लास 11 के अगर मेरे पास स्टूडेंट्स अधिक हो जाते हैं तो मैं आपको लाइव पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा। और ये जो क्लासेज हैं, इन क्लासेज के साथ साथ मैं हिंदी समाप्त करने के बाद अन्य सब्जेक्ट को भी जरूर पढ़ाऊँगा। इसलिए आप इस क्लास को सिर्फ इतना ही कीजिए मेरे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। तो ये जो आपका 9वां पार्ट है बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो गया। अब आपका जो 10वां चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सूर्य। तो अब आप सभी से हम मिलते हैं 10वें चैप्टर सूर्य के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में।